हाय गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं मिसेस संगीता जेकब्स हूँ। आपका इतिहास की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पाठ 6 पढ़ाऊंगी जिसका शीर्षक है ब्रिटिश राज के अधीन भारत। पिछली क्लास में बच्चों मैंने आपको पहला पाठ पढ़ाया था, पहला भाग पढ़ाया था इस पाठ का, और आज मैं आपको दूसरा भाग पढ़ाऊंगी। पहले भाग में हमने आपको बताया था कि 1857 जो कि हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके पश्चात भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और भारत पर ब्रिटिश सरकार ने अपना अधिकार कर लिया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की शासिका घोषित कर दिया गया था। तो आज हम आपको इस पाठ का दूसरा भाग बच्चों पढ़ाएंगे और इसमें हम आपको पाश्चात्य शिक्षा के बारे में बताएंगे। तो बच्चों, जब भारत में अंग्रेजों के आने से पूर्व हमारे देश में जो शिक्षा होती थी वो पाठशालों में होती थी। मकदब वो होता है बच्चों जो कि एक धार्मिक विद्यालय होता है जिसको सेमिनरी भी कहते हैं, और मदरसे। तो ये 3 जगहों में शिक्षा जो है वो ग्रहण होती थी। उच्च शिक्षा जो थी वो उच्च वर्ग के लोगों तक ही सीमित थी, और ये जो उच्च वर्ग के लोग थे ये संस्कृत, अरबी, फारसी, कानून, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा विज्ञान आदि का अध्ययन करते थे। अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने आधुनिक शिक्षा आरंभ करनी, नई शिक्षा प्रणाली लागू करी, और इसके तहत उन्होंने कई कॉन्वेंट स्कूल खोले। इस कार्य में ईसाई धर्म प्रचारकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। भारत में आधुनिक विज्ञान का प्रयोग 19वीं सदी से आरंभ हुआ, शुरू हुआ। तो जब अंग्रेजों ने भारत में नई शिक्षा नीति चलाई तो उसके चलते भारत में विज्ञान, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का विकास भी हुआ, और इससे हमारा जो देश है वो वैज्ञानिक युग में प्रवेश कर सका। बहुत से विश्वविद्यालयों की स्थापना भी हुई और इन विश्वविद्यालयों में विज्ञान विभाग की स्थापना हुई, और कई भारतीयों ने विज्ञान को एक विषय के रूप में चुना, उसका अध्ययन किया, और इस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। चिकित्सा विज्ञान में भी बहुत उन्नति हुई। महेंद्र लाल सरकार ने विज्ञान की प्रगति के लिए 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस इस नाम की एक संस्था की स्थापना की, जिससे कि साइंस या विज्ञान की प्रगति हो सके। 20वीं सदी के तीसरे दशक में इंडियन साइंस कांग्रेस की स्थापना की गई, और ये जो इंडियन साइंस कांग्रेस की जो संगोष्ठी, सेमिनार या अधिवेशन होते थे, इसमें देश के विभिन्न भागों के वैज्ञानिक भाग लेते थे, और वे इस अधिवेशन में अपने अपने कार्यों को बताते थे, किस क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या कार्य किया, और अपने विचारों का आदान प्रदान भी करते थे। इन्हीं में कई वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने विज्ञान में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी। इनमें से एक थे प्रफुल्ल चंद्र राय। तो बच्चों, ये आप देख सकते हैं, ये चित्र में प्रफुल्ल चंद्र राय, ये एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। दूसरे हैं जगदीश चंद्र बसु, ये भी एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे।
मेघनाथ साहा और बीरबल साहनी। ये दोनों भी एक बहुत महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत ही ख्याति अर्जित करी थी, बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त करी थी। इसके अतिरिक्त एक और महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम है सीवी रमन। ये आप चित्र में देख सकते हैं सीवी रमन को, और इनको अपने कार्यों और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अलावा और भी भारत के महान वैज्ञानिक थे जैसे कि श्रीनिवास रामानुजन। इनका गणित के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा। विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक थे उनके कार्यों और उनके योगदान से विज्ञान के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ, और विज्ञान के विकास के कारण हमारे देश का भी विकास हुआ। शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में हुए विकास के कार्यों से हमारे देश को एक नई दिशा मिली, एक नई नीति मिली, और जिससे हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ता चला गया। अब हम देखेंगे जन सुविधाओं में वृद्धि। तो 18वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि जो अंग्रेज थे उन्होंने हमारे भारत के किसी भी क्षेत्र में, धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक क्षेत्र में या जीवन में उन्होंने कोई भी दखल नहीं दिया, परंतु 19वीं शताब्दी में उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति में भी कुछ परिवर्तन लाना चाहते थे। अंग्रेजों ने भारत में आधुनिकीकरण की संतुलित नीति अपनाई। इस नीति के तहत अंग्रेजों ने हजारों किलोमीटर की रेलवे लाइन स्थापित करी, और आप चित्र में देख सकते हैं। और इससे क्या हुआ, उन्होंने रेलगाड़ी चलवाई, और इससे आवागमन में बहुत सुविधा हुई। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जा सकते थे, और इससे व्यापार को भी बढ़ावा मिला। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये इंजन है, रेलगाड़ी का इंजन है, यहाँ पटरियां पड़ी है और ये भाप निकल रही है, यानी कि इसमें स्टीम इंजन लगा है। ये पहली जो रेल यात्रा थी, इस चित्र में आप देख सकते हैं, वो 1853 ईस्वी में हुई, जो कि बोरीवली से थाने के बीच में हुई। तो सबसे पहली जो रेल यात्रा थी वो बोरीवली से थाने के बीच में हुई, और ये 1853 ईस्वी की बात है। फिर हम देखते हैं कि अंग्रेज जो थे वो ठंडे देश के रहने वाले थे। उन्हें भारत में बहुत गर्मी लगती थी, इसलिए उन्होंने 3 नगरों को बसाया, नैनीताल, शिमला और दार्जिलिंग। और ये तीनों जो नगर हैं, गर्मी में यहाँ ये पहाड़ों पर है, तो बच्चों यहाँ का मौसम बहुत अच्छा रहता, बहुत सुहावना रहता है। अभी भी जब गर्मी की छुट्टी होती है, गर्मी होती है, तो बहुत से हमारे भारतीय भी इन स्थानों पर अपने परिवार के साथ गर्मी की छुट्टी मनाने जाते हैं। इसी प्रकार ये अंग्रेज थे, ये अपने परिवारों के साथ भीषण गर्मी से बचने के लिए इन नगरों में चले जाते थे। फिर अंग्रेजों ने भारत में बहुत से नहर व कुओं का भी निर्माण किया, जिससे कि सिंचाई में सुविधा हो सके। और जब सिंचाई अच्छी होने लगी तो क्या हुआ, खेतों में जो अनाज था, खेती अच्छी होने लगी, और जब खेती अच्छी होने लगी तो इससे भूमि कर में भी वृद्धि हुई। हमारे भारतीय समाज में हम देखते हैं कि बहुत सी कुरीतियां भी थी, जिसे भारतीय चिंतकों ने
सुधार करने का प्रयत्न किया। और ये ये कौन सी कुरीतियाँ थी बच्चों, जैसे कि छुआछूत, जाति प्रथा, तो ये सब जो चीज़ें थी, तो बहुत से भारतीयों ने इस कुरीति को समाप्त करने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने जो भारत में पाश्चात्य शिक्षा लागू करी थी, उससे भारतीयों की जो संकुचित सोच थी वो समाप्त होने लगी और उनमें नई सोच पैदा होने लगी। इससे क्या थे कि हमारे बहुत से भारतीय जो पढ़े लिखे थे, वे समाज की बुराइयों का विरोध करने के लिए एकजुट होने लगे। नई सोच और विकसित ज्ञान ने समाज में फैले हुए अंधविश्वास और कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। रेलगाड़ियों के आवागमन से हमें बहुत फायदा हुआ। इससे क्या हुआ कि आवागमन बहुत ही सरल और सुरक्षित भी रहा। तो बच्चों, यहाँ आज का पाठ समाप्त होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ बच्चों ये बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं, मैं अभी उत्तर बता देती हूँ आपको। तो पहला है इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया, तो इसका सही उत्तर है 1892 ईस्वी में। दूसरा है पहली रेल बोरीवली से थाने के बीच चली, तो उत्तर क्या है 1853 ईस्वी में। दूसरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों। पहला है सीवी रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया, तो इसका उत्तर है नोबेल पुरस्कार। तो आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे कि सीवी रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। दूसरा है 1835 ईस्वी में कौन सी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी, तो आप लिखेंगे कि 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी। और तीसरा प्रश्न है किस अधिनियम के द्वारा वाइसरॉय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई, तो इसका उत्तर है कि इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 ईस्वी के द्वारा वाइसरॉय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई। और बच्चों ये जो लघु वाला और दीर्घ वाला प्रश्न है, इसका उत्तर जो है अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो मैं इसका PDF में उत्तर भेज रही हूँ। और ये सारा काम आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।